कथा कहानी किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। क्या कभी आपको भी अपने ही मुल्क में घूमते हुए अजनबीपन महसूस हुआ? कितना कम जानते हैं हम अपने ही देश को, अपने ही लोगों को। आज की कहानी अपने ही लोगों के बीच की दूरी की कहानी है। कहानी लिखी है भानु प्रताप ने और कहानी का शीर्षक है किराएदार। हम स्कूल से घर पहुंचे थे। ड्राइंग रूम में मम्मी किसी से बात कर रही थी। मम्मी के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसे नमस्ते किया और जवाब में उसने मुस्कुराकर मुझसे कहा, हेलो। छोटू तो अपने कमरे में चला गया, लेकिन मैं वहीं पर मम्मी के साथ बैठकर बातें सुनने लगा। गोरे रंग की ये लड़की एकदम पतली दुबली थी। कंधे से थोड़ा लंबे बाल, एकदम स्ट्रेट। सलेटे से रंग की कमीज जैसा उसने कुछ पहना हुआ था और काले रंग की जीन्स थी। गोरा रंग, छोटी सी नाक, छोटे छोटे पतले होंठ और आंखों पर चश्मा। फिर ध्यान गया आंखों पर। छोटी छोटी सी थी उसकी आंखें। छोटी मतलब एकदम छोटी सी। हैं? क्या ऐसे भी किसी की आंखें होती हैं? मम्मी ने मेरा परिचय उससे करवाया। ये अंश है मेरा बड़ा बेटा, 8वीं में पढ़ता है। और ये है क्या नाम बताया था तुमने अपना? वो मुस्कुराई। जी ताशी नाम है मेरा, ताशी रीबा। सच? मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो कोई विदेशी लड़की है। ऐसा रूप रंग, ऐसा नाम, ऐसे कपड़े हम कहाँ पहनते हैं? मम्मी कह रही थी, हाँ तो ताशी देखो, ऊपर का कमरा तुमने देख ही लिया, किचन बाथरूम भी तुमने देख लिया। तुम लड़की हो इसलिए हम 3000 लेंगे। ताशी की आंखों में झिझक देखकर मम्मी ने कहा, ताशी इससे कम में हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है आंटी, मैं कल से आ जाऊं? मम्मी ने हामी भर दी और इस तरह से मेरा और छोटू का एंटरटेनमेंट रूम किराए पर दे दिया गया। हमारे घर में कुल मिलाकर 6 लोग हैं। हम 2 भाई, हमारे मम्मी पापा और उनके मम्मी पापा यानी हमारे दादा दादी। हम बच्चे और मम्मी पापा पहली मंजिल में रहते हैं और दादा दादी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। सबसे ऊपर एक कमरा था जिसमें मैं और छोटू अक्सर चले जाते थे। ये कमरा अब हमारी पहुंच से दूर होने वाला था। रात को दादी ने खाना खाने से पहले घर सिर पर उठा लिया। पापा ऑफिस से आ चुके थे। हम लोगों ने भी अपना होमवर्क करना शुरू कर दिया था। मम्मी खाना लगा ही रही थी कि दादी ने कहना शुरू कर दिया, बहू ने हमसे बिना पूछे ही कमरा किराए पर दे दिया। कौन है, कहां से आई है, क्या करती है, किस जात धर्म की है, हमें कुछ पता ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। यही देखना बाकी रह गया था। हमारे बुढ़ापे में धर्म भ्रष्ट करने पर तुल गए हो तुम लोग। पापा ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लड़की अच्छी है, अरुणाचल प्रदेश की है, उसे सब बातें बता दी गई हैं। पढ़ने आई है, 1-2 साल में चली जाएगी। दादाजी ने भी दादी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने शर्त रख दी कि अगर वो कुछ भी उल्टा सीधा करेगी तो वो उसे बाहर निकाल देंगे। बहुत मनाने के बाद ही उन्होंने खाना खाया। रात को छोटू तो सो गया, पर मैंने सुना मम्मी पापा से कह रही थीं, खाली पड़े कमरे के अगर 3-4 हजार रुपए मिल जाएंगे तो क्या बुराई है, बच्चों की फीस ही निकल जाएगी। पापा बेचारे हूं ही कर रहे थे। आखिर मम्मी ने उन्हें झड़क ही दिया, हूं ही करते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जब हम स्कूल से घर पहुंचे तो ताशी ऊपर वाले कमरे में आ चुकी थी। मम्मी ने हमसे कहा कि बहुत ज्यादा उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई लिखाई करो और अपने काम से काम रखो। मैं और छोटू शाम को छत पर पहुंचे और ताशी ने हमें अपने कमरे में बुलाया। डरते डरते हम उसके कमरे में गए और हमने चॉकलेट खाई। धीरे धीरे ताशी से हमारी दोस्ती हो गई और मम्मी ने भी उससे मिलने के लिए हमें ढील दे दी। ताशी अलग अलग तरह का खाना खाती थी, कभी सूप, कभी पास्ता, कभी उबली हुई सब्जियां और कभी मोमो। ये सब हमारे लिए अजीब था। ना तो हमें मोमो अच्छा लगता था और ना ही पास्ता। लेकिन हम भाइयों में यह समझौता भी हो गया था कि हम मम्मी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। दादी ताशी को देखकर नाक भौं सिकोड़ लेती थी, लेकिन दादाजी अक्सर उससे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते। हम दोनों भाइयों के लिए भी ये बातें मजेदार होती। कभी कभी मम्मी भी उसे हमारे साथ ही खाना खिलाती। हमारे घर का खाना पता नहीं उसे अच्छा लगता था या नहीं, लेकिन वो मम्मी से खाने की बहुत तारीफ करती।
कौन सी चीज कैसे बनती है यह भी जानने की कोशिश करती। उस दिन स्कूल से हम घर पहुंचे तो हंगामा मचा हुआ था। दादी ने सारा घर सर पर उठाया हुआ था। पापा दादी को समझा रहे थे और दादी मम्मी को डांट रही थी। मैंने पहले ही कहा था मलेच्छ को घर में मत रखो। प्याज लहसुन तक तो हमने सह लिया, अब ये अंडा खा रही है, कल मुर्गा मछली भी खाएगी। या तो यही रहेगी घर में या मैं। ये तो मैंने देख लिया, न जाने कब से ये घर में पाप कर रही है। इन बच्चों को भी पता नहीं क्या क्या खिलाया है इसने। मैं अभी इसका सामान बाहर फेंकती हूं। हमने दादी का ऐसा रूप पहले नहीं देखा था। उसके बाद दादी धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मम्मी पापा भी उनके पीछे ऊपर भागे। दादाजी नीचे से चिल्लाते रह गए, लेकिन दादी ताशी के कमरे में पहुंच गई। मम्मी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी के ऊपर तो जैसे भूत सवार हो गया था। ताशी कमरे के कोने में सहमी हुई सी खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दादी ने किनारे की तरफ रखा हुआ एक पैन उठाया और छत से नीचे गली में फेंक दिया। खिड़की से टकराता हुआ पैन गली में एक तरफ लुढ़क कर गिर गया। दादी हांफने लगी। जोर जोर से सांस लेती हुई वो सीढ़ियों पर बैठ गई। गुस्से में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मम्मी हताश सी ताशी के कमरे के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी हुई थी। पापा को काटो तो खून नहीं था। ताशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं और छोटू चुपचाप खड़े थे। मुझे पहली बार लगा कि अपने ही घर में हम लोग कितने विवश हो गए थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पापा ताशी को दिलासा दे रहे थे, सब ठीक हो जाएगा, दादा दादी को सब समझा देंगे। लेकिन ताशी चुप नहीं हो पा रही थी। हिचकी लेते हुए उसने कहा कि इस बारे में उसे कुछ बताया नहीं गया था, आगे से वो ध्यान रखेगी। छोटू चुपचाप नीचे से पैन उठा लाया और उसे ताशी के कमरे में रख दिया। ताशी इसके बाद घर में गुमसुम सी रहने लगी। हमें देखकर कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देती। एक अदृश्य सा पर्दा हमारे घर में खिंच गया था। उसके दूसरी तरफ एक अकेली लड़की थी और इस तरफ हम सब। वो सुबह सुबह निकल जाती और देर शाम घर लौटती। उसके कमरे से किसी खटपट की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था कि उसने बाहर खाना शुरू कर दिया है। दादी भी अब शांत हो गई थी, लेकिन ताशी का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर अब भी तनाव पैदा हो जाता। उस दिन शायद इतवार था। मम्मी की तबीयत कुछ खराब सी थी, गले में दर्द और हल्का बुखार था। पापा ने टेस्ट करवाया और जिसका डर था वही हुआ। मम्मी पापा दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शाम को ही एक डॉक्टर और पुलिस का सिपाही घर पर आ गए। हमारे दरवाजे पर एक लाल रंग का पोस्टर चिपका दिया गया। पापा को पूरी हिदायतें दी गई कि घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। मनहूस सा सन्नाटा पूरे घर पर खिंच गया। दादी ने साफ साफ कह दिया कि वो और दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं, वो कोई खतरा नहीं लेना चाहते। मम्मी पापा को अपने कमरे में अब सबसे अलग ही रहना होगा। 80 बरस की बूढ़ी दादी ने किचन का मोर्चा संभाल लिया, लेकिन बरसों से चूल्हे चौके का रास्ता उन्होंने नहीं देखा था। रात का खाना बनाने की कोशिश में उन्होंने अपना हाथ भी जला लिया और कमर दर्द से हाय हाय भी करने लगी। शाम को जब ताशी घर पहुंची तो हम दोनों भाई और मम्मी पापा अपराधियों की तरह खड़े होकर उसे देख रहे थे। पोस्टर वो पढ़ चुकी थी। उसका भी घर से निकलना अब बंद था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो रुक गई और उसने हमारी तरफ देखा। कुछ देर बाद वो हमारे कमरे में आई। उसने पूछा कि क्या सब लोगों ने खाना खा लिया। मैंने हामी भरी, लेकिन छोटू रुआंसा सा हो गया। एक तो हमेशा मम्मी से चिपके रहने वाला और ऊपर से दादी के हाथ का खाना। उफ, उसके लिए सच में बहुत मुश्किल था। अगले दिन हम सोकर उठे तो ताशी को दादाजी से बात करते हुए पाया। ऊपर के कमरों में उसने झाड़ू लगा दिया था और वो जानना चाहती थी कि क्या दादी जी का कमरा भी साफ कर दे। दादाजी हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्यों तकलीफ करती हो बेटी, मतलब तो यही हुआ ना कि उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। ताशी ने चुपचाप कमरा साफ कर दिया। दादी पूरे समय दीवार की तरफ मुंह करके लेटी रही। बीच बीच में उनके करहाने की आवाज आ रही थी। ताशी ने पूरा घर संभाल लिया था। हमें भी उसने काम पर लगा दिया। झाड़ू वो लगाती और पोंछा मैं और छोटू। चाय नाश्ते से लेकर खाना बनाने तक सारा काम अब वो कर रही थी। मम्मी खुशी से उसे देखती और पापा से कहती, इतनी मरियल सी लड़की में इतनी ताकत आती कहां से है। दादी ने पहले पहल तो कुछ भी खाने से मना कर दिया, लेकिन ताशी के बार बार माफी मांगने के बाद उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया।
मम्मी पापा अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम ताशी के साथ चाय बनाना सीख गए थे और छोटे मोटे काम भी निपटा देते थे। दादी ने ना नुकुर के बाद ताशी से अपनी कमर में अरुणाचल प्रदेश से लाया गया एक खास ऑइंटमेंट भी लगवा लिया। अब उनकी कमर बिल्कुल ठीक हो गई थी। ताशी के कमरे में अब हम बेरोक टोक आते जाते थे। कभी कभी वो हमें पास्ता भी खिला देती थी। हमें भी इसका स्वाद अब ठीक लगने लगा था। और आखिर वो दिन भी आ गया जब 2 हफ्ते बाद मम्मी पापा बिल्कुल ठीक होकर कमरे से बाहर आ गए। मम्मी ने उस दिन जो खाना बनाया, हम लोग उंगलियां चाटते रह गए। हमारे साथ ताशी ने भी आज खाना खाया। खाना खत्म करके हम निपटे ही थे कि दादी ने ताशी को बुलाया। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ताशी दादी के सामने पहुंची तो दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गले से लगा लिया। वो रुंधे हुए गले से कह रही थी, मेरे भी दोनों बेटे ही थे और इनके भी दोनों बेटे ही हैं। हमने इस घर में कभी बेटी देखी ही नहीं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। ताशी दादी से लिपटकर रो पड़ी। मम्मी ताशी का सिर सहला रही थी। दादाजी और पापा भी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। अचानक मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। मैंने हथेली से आंखें साफ की तो देखा मेरी हथेली भी गीली हो गई। लेकिन अब चारों तरफ सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, एकदम चमकदार। किराएदार। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।